11 अप्रैल 1970 एक रॉकेट लॉन्च हुआ अपोलो 13 मिशन के लिए। 3 एस्ट्रोनॉट्स उस रॉकेट में थे जो मून पर जा रहे थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ था जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद पर कदम रखा था, और ये नासा का तीसरा मिशन था इसमें इंसान को मून पर भेजा जा रहा था। पिछले 2 मिशंस की सक्सेस देखकर इस रॉकेट के एस्ट्रोनॉट्स अपने मिशन को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थे। उनका एक ही सपना था, चांद पर कदम रखना। लेकिन उस वक्त उन्हें ये नहीं पता था कि उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। अप्रैल 1970 में जब उनका स्पेसक्राफ्ट अर्थ से लगभग 3,30,000 किलोमीटर दूर था, तब अचानक एक जोर का धमाका हुआ। एक इतना बड़ा धमाका कि पूरा स्पेसक्राफ्ट हिल गया। कुछ ही सेकंड्स में वार्निंग लाइट्स और अलार्म्स बजने लगे। पता चला कि उनके स्पेसक्राफ्ट का एक ऑक्सीजन टैंक फट गया है और दूसरा टैंक भी तेज रफ्तार से लीक हो रहा है। मिशन कंट्रोल को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उनको लगा कि शायद इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ गड़बड़ हो गई होगी। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेसक्राफ्ट में थे, उन्होंने खुद अपनी आंखों से विंडो के बाहर हवा को लीक होते हुए देखा। दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि ब्लास्ट की वजह से स्पेसक्राफ्ट अपने ओरिजिनल पाथ से इतना ज्यादा हट गया था कि हर सेकंड में वो अर्थ से कई किलोमीटर दूर जा रहा था। कुछ ही घंटों में अपोलो 13 के एस्ट्रोनॉट्स इतनी दूर चले गए कि वो एक नया रिकॉर्ड बन गया। आज तक किसी भी इंसान ने अर्थ से इतनी दूर तक सफर नहीं किया था जितना अपोलो 13 के इन 3 एस्ट्रोनॉट्स ने। मून पर लैंड करने की बात तो दूर थी, अब तो सवाल ये था कि वो जिंदा वापस अर्थ पर लौट भी पाएंगे या नहीं। ये है अपोलो 13 की एक इमोशनल और टेंशन से भरी कहानी। क्रू के मेंबर्स कार्बन डाइऑक्साइड लेवल रेज होने की वजह से सफर करने लगे। सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल थी। ये एक रियल इमरजेंसी सिचुएशन थी। 1961 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने दुनिया से वादा किया था कि डेकेड खत्म होने से पहले वो इंसान को मून पर भेजेंगे। ये प्रॉमिस कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। उस टाइम पर अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक रेस थी, स्पेस रेस, जिसका मोटिव था कि कौन बनेगा टेक्नोलॉजी का लीडर। 1969 में हुए अपोलो 11 और अपोलो 12 मिशंस सक्सेसफुल रहे, जिनमें एस्ट्रोनॉट्स ने सिर्फ मून पर कदम नहीं रखा बल्कि सेफली अर्थ पर वापस भी आ गए। लेकिन इस सक्सेस का एक साइड इफेक्ट भी हुआ। जैसे ही ये गोल अचीव हुआ, लोगों और सरकार का स्पेस मिशन में इंटरेस्ट कम होने लगा। ये बात ऑब्वियस थी कि पहली बार जब कोई इंसान मून पर गया तो लोगों में काफी एक्साइटमेंट था, लेकिन दूसरी, तीसरी और चौथी बार के लिए लोग इतने एक्साइटेड नहीं हुए। द इंटरेस्ट इन द मून इज फेडिंग फास्ट। लोगों को लगा कि अपोलो 13 भी एक रूटीन फ्लाइट है। इसी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट ने नासा का बजट भी घटा दिया और जो फ्यूचर मिशंस प्लान किए गए थे अगले कुछ सालों के लिए, उन्हें कैंसिल कर दिया गया। इसी वजह से अपोलो 13 का मिशन स्पेस ट्रैवल की हिस्ट्री में एक क्रूशियल टाइम पर आया था। नासा को अमेरिकन गवर्नमेंट को ये प्रूव करना था कि अभी भी स्पेस में पैसा लगाना वर्थ इट है। इसलिए अपोलो 13 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिर्फ मून की मिट्टी इंस्पेक्ट करना या सर्वे करना नहीं, बल्कि ये भी था कि ह्यूमन बीइंग्स मून के एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं या नहीं। ये कैपेबिलिटी उन्हें डेवलप करनी थी। अपोलो 13 का स्पेसक्राफ्ट डिज़ाइन अपोलो 11 स्पेस मिशन जैसा ही था। मेनली स्पेसक्राफ्ट के 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं: कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, लूनार मॉड्यूल और लॉन्च एस्केप सिस्टम। ये स्पेसक्राफ्ट सैटर्न वी रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तीनों एस्ट्रोनॉट्स कमांड मॉड्यूल में बैठे, जो स्पेसक्राफ्ट का मेन पार्ट था, लेकिन ये पार्ट साइज में काफ़ी छोटा था। कमांड मॉड्यूल बस एक कोन शेप का होता है जिसकी लेंथ सिर्फ 11 फीट है और डायमीटर 13 फीट। सारे इंस्ट्रूमेंट पैनल्स, नेविगेशन, रेडियो, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और छोटे इंजन्स, ये सब कुछ कमांड मॉड्यूल के अंदर ही थे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था सर्विस मॉड्यूल। इसमें एस्ट्रोनॉट्स के लिए ज़्यादातर ऑक्सीजन स्टोर्ड थी। इसमें कुछ और इंजन्स भी थे और फ्यूल सेल्स भी, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे। कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को मिलाकर जनरली CSM बोला जाता है, यानी कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल।
ये दोनों मॉड्यूल्स पूरे मिशन के दौरान कनेक्टेड रहते हैं जब तक एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पर वापस नहीं आ जाते। सिर्फ री एंट्री के टाइम यानी अर्थ में वापस घुसते वक्त ये दोनों मॉड्यूल्स सेपरेट हो जाते हैं। तीसरा पार्ट था लूनार मॉड्यूल, जो एक्चुअल में मून पर लैंड करने के लिए बनाया गया था, और जब मून पर काम कंप्लीट हो जाता तो ये वापस सीएसएम से जुड़ जाता। चौथा पार्ट था लॉन्च एस्केप सिस्टम। ये मिशन के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। इसका काम सिर्फ ये था कि अगर लॉन्च के दौरान कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ये एस्ट्रोनॉट्स को सेफली इजेक्ट कर पाए। ये कुछ इस तरह काम करता है, अगर लॉन्च के दौरान कोई एक्सीडेंट हो जाता है जैसे रॉकेट में आग लगना, तो ये सिस्टम एस्ट्रोनॉट्स को सेफ जोन में तुरंत निकाल देता है और ये एस्ट्रोनॉट्स को एक्सीडेंट से दूर भेज देता है। लेकिन अगर लॉन्च बिल्कुल सेफली हो जाए तो फिर LES लॉन्च एस्केप सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसे लॉन्च के बाद ही इजेक्ट करके हटा दिया जाता है। 11 अप्रैल 1970 को जब अपोलो 13 सेफली और सक्सेसफुली लॉन्च हो गया तो LES की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस स्पेसक्राफ्ट में 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, कमांडर जिम लोवेल, लूनार मॉड्यूल के पायलट फ्रेड हेज और तीसरे कमांड मॉड्यूल के पायलट जैक स्विगेट। कोइंसिडेंटली ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स ओरिजिनल क्रू का पार्ट नहीं थे। शुरुआत में इस मिशन के लिए 3 अलग एस्ट्रोनॉट्स को चूज किया गया था, लेकिन सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण वो इस मिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। इसी वजह से ये नया क्रू लोवेल, हेज और स्विगेट अर्थ से टेक ऑफ करते हैं। इस रॉकेट लॉन्च को देखने के लिए ग्राउंड पर लगभग 2 लाख स्पेक्टेटर्स थे। ये नंबर अपोलो 11 के लिफ्ट ऑफ के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा था, क्योंकि नासा को एक बार फिर रियलाइज़ हुआ कि लोग कितनी जल्दी स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्ट खो रहे हैं। लेकिन अगर मिशन की बात करें तो ये स्पेसक्राफ्ट स्मूथली अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा था। उन्हें मून के ऑर्बिट तक पहुंचने में लगभग 3 दिन लगने वाले थे। मिशन के पहले 2 दिनों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आई जब एस्ट्रोनॉट्स जैक स्वेगेट को याद आया कि वो अपना टैक्स रिटर्न करना भूल गए हैं। उन्होंने अर्थ पर मिशन कंट्रोल से पूछा कि क्या मुझे एक्सटेंशन मिल सकती है। ये एक मजाकिया जोक था। उन्हें एक मजाकिया जवाब ही मिला। मिशन कंट्रोल ने कहा कि हाँ, आपको 60 दिन का एक्सटेंशन मिल जाएगा। ये कन्वर्सेशन क्लियरली दिखाता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। वो मजाक मस्ती के मूड में थे और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पहले 2 दिनों में मिशन में कोई दिक्कत नहीं आई। मिशन के 46 घंटे तक जो कैप्सूल कम्युनिकेटर ड्यूटी पर थे, उन्होंने बोला स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है और एस्ट्रोनॉट्स वहां बैठकर बोर हो रहे हैं। सब कुछ इतना स्मूथली चल रहा था कि लोग लिटरली बोर हो रहे थे। मिशन का तीसरा दिन यानी 13 अप्रैल क्रू को बोला गया कि उन्हें लूनार मॉड्यूल पर कुछ टेस्ट करने हैं और इसके अलावा उन्हें एक टीवी ब्रॉडकास्ट भी करना था, जिसमें वो कैमरा से कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल का इंटीरियर दुनिया को दिखाने वाले थे। लेकिन ऑडियंस का इंटरेस्ट इसमें इतना कम था कि किसी भी टेलीविजन नेटवर्क ने ये ब्रॉडकास्ट लाइव नहीं दिखाया। कमांडर लोवेल की वाइफ बस मिशन कंट्रोल के VIP सेक्शन में जाके ये ब्रॉडकास्ट देख रही थी। टीवी ब्रॉडकास्ट के एंड होने के लगभग 6 मिनट बाद ग्राउंड पे जो फ्लाइट कंट्रोलर थे, उन्होंने एस्ट्रोनॉट स्विगेट को बोला कि ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाए। इसमें कुछ अनयूजुअल नहीं था। सर्विस मॉड्यूल के ऑक्सीजन टैंक का बस ये एक रूटीन चेक था। लेकिन जैसे ही ये चेक हो रहा था, अचानक एक बड़ा धमाका हुआ। बहुत सारे वार्निंग लाइट्स और अलार्म्स चलने लगे। जैसा मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, स्पेसक्राफ्ट के अंदर एस्ट्रोनॉट्स शॉक में आ गए। कमांडर लोवेल ने मिशन कंट्रोल से कांटेक्ट किया। पता चला कि ऑक्सीजन टैंक बिल्कुल खाली हो चुका है और दूसरे टैंक का ऑक्सीजन लेवल भी तेजी से गिर रहा है। ग्राउंड पे जो मिशन कंट्रोल था, उनको लगा कि शायद इंस्ट्रूमेंट्स गलत रीडिंग दे रहे हैं, लेकिन ये सब सच था। अगर एस्ट्रोनॉट्स की जान बचानी थी तो सबको तुरंत एक्शन लेना जरूरी था। जो टीवी चैनल्स पहले इस मिशन को बोरिंग बोल रहे थे और ब्रॉडकास्ट भी नहीं कर रहे थे, उन्होंने सडनली इसे हेडलाइंस बना दिया। स्पेसक्राफ्ट के ऑक्सीजन टैंक्स स्पेयर शेप्ड में होते हैं। इनमें ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में स्टोर की जाती है। टैंक के सेंटर में एक हीटर होता है जो लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में कन्वर्ट करता है। अपोलो 13 में ऐसे 2 टैंक्स थे। जब टैंक की टेस्टिंग हो रही थी तो उन लोगों ने देखा कि ये टैंक
पूरी तरह से खाली नहीं हो रहा है। टैंक के अंदर बचा हुआ ऑक्सीजन निकालने के लिए हीटर्स उसे बॉईल किए जा रहे हैं। बाद में पता चला कि टैंक के अंदर जो थर्मामीटर था वो सिर्फ 30 डिग्री तक के टेम्परेचर दिखाने लायक था, लेकिन जब हीटर से ऑक्सीजन को गर्म किया गया तो टेम्परेचर 538 डिग्री तक चला गया। लेकिन कोई इस एक्सट्रीम हीटिंग को नोटिस नहीं कर पाया, क्योंकि थर्मामीटर उस टेम्परेचर को रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता था। टैंक के अंदर जो इलेक्ट्रिकल वायर्स थे उनकी इंसुलेशन एक्सट्रीम हीटिंग की वजह से डैमेज हो गई। मिशन से पहले नासा के मैनेजर्स और इंजीनियर्स ने टैंक का थॉरो इन्वेस्टिगेशन किया था और उसे अप्रूव भी कर दिया गया था, लेकिन वो इंटरनल डैमेज उनकी नज़र से बच गया। और इस वजह से अपोलो 13 मिशन के तीसरे दिन जब रूटीन चेक हो रहा था, तब उन डैमेज इलेक्ट्रिक वायर से एक स्पार्क हुआ और टैंक एक्सप्लोड हो गया। सिर्फ एक चांस की बात थी कि वो टैंक स्पेसक्राफ्ट के एक्सटीरियर पे लगा हुआ था। अगर ये टैंक स्पेसक्राफ्ट के अंदर लगा होता तो वहां भी ब्लास्ट हो जाता और सारे एस्ट्रोनॉट्स तुरंत मर जाते। लेकिन क्योंकि ये बाहर था, एक्सप्लोजन स्पेसक्राफ्ट के बाहर हुआ। इस ब्लास्ट में सिर्फ सर्विस मॉड्यूल का एक 13 फुट का पैनल डैमेज हुआ। लेकिन और क्या क्या डैमेज हुआ था स्पेसक्राफ्ट में, इसका एस्ट्रोनॉट्स को भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं था। अब सबको एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना था, कौन सा रास्ता लें अर्थ पे वापस आने के लिए। फास्टेस्ट वे अर्थ पर जाने का ये था कि स्पेसक्राफ्ट को रोटेट किया जाए, लेकिन इसके लिए मेन इंजन को स्टार्ट करना था। जो मेन इंजन था वो CSM मॉड्यूल में ब्लास्ट के बिल्कुल पास था। किसी को नहीं पता था कि इंजन डैमेज हुआ है या नहीं। अर्थ वापस जाने का दूसरा तरीका ये था कि स्पेसक्राफ्ट को मून के पास ले जाया जाए, उसके अराउंड एक सर्कल बना के अर्थ पर वापस आए। इस मेथड में सर्विस मॉड्यूल के इंजन को यूज नहीं करना पड़ता, लेकिन इसमें रिस्क ये था कि अर्थ वापस पहुंचने में 4 से 5 दिन लग जाते। सवाल ये था, क्या एस्ट्रोनॉट्स के पास इतना ऑक्सीजन और पानी बचा था कि वो सरवाइव कर पाए। नासा के फ्लाइट डायरेक्टर ने दूसरा ऑप्शन चूज किया, लॉन्ग रूट लेना। एस्ट्रोनॉट्स को तुरंत CSM मॉड्यूल शट डाउन करने को बोला गया और रिटर्न जर्नी में उन्हें बोला गया कि लूनार मॉड्यूल को एक लाइफ पोर्ट की तरह यूज किया जाए। ये डिसीजन सेफ था, लेकिन इसमें काफी प्रॉब्लम्स भी थी। लूनार मॉड्यूल इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उसमें 2 एस्ट्रोनॉट्स 20 घंटे तक रह सके। जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसका ओरिजिनल पर्पस था मून पे लैंड करना और फिर CSM मॉड्यूल से दोबारा जुड़ जाना। लेकिन अब सिचुएशन ये थी कि 3 लोगों को 4 से 5 दिन तक लूनार मॉड्यूल में रहना था। लूनार मॉड्यूल इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उसमें सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स 30 घंटे तक रह सकते थे। जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसका ओरिजिनल पर्पस था मून पे लैंड करना और फिर CSM मॉड्यूल से दोबारा जुड़ जाना। लेकिन अब सिचुएशन ये थी कि 3 लोगों को 4 से 5 दिन तक लूनार मॉड्यूल में रहना था और लूनार मॉड्यूल के इंजन्स भी इस तरह डिजाइन किए गए थे कि उन्हें बार बार फायर किया ना जाए। काफी हद तक ये भी एक रिस्की मैन्योवर ही था। सप्लाईज और एनर्जी कंजर्व करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को बोला गया कि स्पेसक्राफ्ट के सारे नॉन इसेंशियल सिस्टम्स शट डाउन कर दिए जाएं, इंक्लूडिंग द हीटर्स। इलेक्ट्रिसिटी बचाना बहुत जरूरी था। इस प्लान के अकॉर्डिंग एस्ट्रोनॉट्स लूनार मॉड्यूल में बैठ गए और पहली बार उनके इंजन्स फायर किए गए। जब इंजन्स स्टार्ट होते हैं, उस प्रोसेस को बर्न बोला जाता है। तो उन्होंने फर्स्ट बर्न किया ताकि नए पाथ पर जा सकें। इस बर्न की मदद से वो लोग मून के दूसरे साइड तक पहुंच गए, द फार साइड ऑफ द मून। वो दुनिया के पहले ह्यूमंस बन गए जो अर्थ से इतनी दूर गए हों, और ये रिकॉर्ड आज तक तोड़ा नहीं गया है। वो अर्थ से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर थे। अगर इस बात पर ही वो बने रहते तो अर्थ पर पहुंचने में उन्हें 153 आवर्स लगते। लेकिन ये टाइम मार्जिन काफ़ी रिस्की था। अगर वो इतना लेट अर्थ पर पहुंचते तो एस्ट्रोनॉट्स के पास शायद सिर्फ 1 घंटे का एक्स्ट्रा फूड, वाटर और ऑक्सीजन बचता। नासा की ग्राउंड टीम को लगा कि ये मार्जिन बहुत ही नैरो है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को बोला गया कि लूनार मॉड्यूल का इंजन सेकेंड टाइम के लिए बर्न कराया जाए। मिशन कंट्रोल के इंजीनियर्स ने काफ़ी कैलकुलेशंस की थी
ये जानने के लिए कि क्या लूनार मॉड्यूल का इंजन सेकंड बर्न हैंडल कर पाएगा या नहीं। ये कैलकुलेशंस सही साबित हुई, क्योंकि जब सेकंड बर्न किया गया तो टोटल फ्लाइट टाइम 153 से 143 आवर्स रह गया। मतलब एस्ट्रोनॉट्स के पास अब 11 घंटे का एक्स्ट्रा सर्वाइवल मार्जिन था। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को रिलैक्स करने से पहले एक और प्रॉब्लम आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगा। स्पेसशिप में सिर्फ ऑक्सीजन टैंक ही नहीं होते, बल्कि लिथियम हाइड्रोक्साइड के कंटेनर्स भी होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने के लिए। जब एस्ट्रोनॉट्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। अगर उस CO2 को रिमूव नहीं किया गया वो डेंजरस लेवल तक बढ़ जाती है। इसलिए लिथियम हाइड्रोक्साइड के कंटेनर्स का यूज़ होता है ताकि CO2 को उसके साथ रिएक्ट करके लिथियम कार्बोनेट बनाया जाए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि लूनार मॉड्यूल में जो कंटेनर्स थे वो सिर्फ 2 लोगों के लिए 2 दिन तक ही काफ़ी थे। लेकिन यहाँ 3 लोग जो 4 दिन तक सरवाइव करने वाले थे। अच्छी बात ये थी कि कमांड मॉड्यूल में भी कुछ कंटेनर्स थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनका फिल्टर स्क्वायर शेप का था और लूनार मॉड्यूल के कंटेनर्स सर्कुलर शेप के थे। ग्राउंड पे जो एक्सपर्ट्स थे उनके पास 24 घंटे का टाइम था ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। स्पेसक्राफ्ट से एस्ट्रोनॉट ने बताया कि उनके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। प्लास्टिक बैग्स, कार्डबोर्ड और डक्ट टेप। उनका गोल था कि इन सब चीज़ों से कुछ ऐसा बनाया जाए जो CO2 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन सके। कुछ घंटों के एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एक कॉन्ट्रैप्शन बनाया जो काम कर गया। ग्राउंड से एस्ट्रोनॉट्स को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिए गए। इन्हीं अवेलेबल चीज़ों से एक नया डिवाइस बना दिया गया। इसने कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल फिर से कंट्रोल कर दिया। इस पूरे रेस्क्यू मिशन में हर छोटी सी छोटी चीज़ का ध्यान रखा गया। एस्ट्रोनॉट्स को ये तक बोला गया कि एक दिन में 200 ml से ज़्यादा पानी ना पिए, क्योंकि अगर एस्ट्रोनॉट्स ज़्यादा पानी पीते तो उन्हें यूरिन करना पड़ता और ऐसे में उनका यूरिन की क्वांटिटी स्पेसक्राफ्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकती थी। इसलिए उन्हें इतना कम पानी पी के सर्वाइव करना पड़ा। इन 3 एस्ट्रोनॉट्स का अराउंड 14 kg वेट लॉस हो गया था। एस्ट्रोनॉट्स हेस को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो गया था। 4 दिन बाद जब अपोलो 13 का स्पेसक्राफ्ट अर्थ के पास पहुंचा तब एस्ट्रोनॉट्स को रियलाइज हुआ कि एक और बर्न करना पड़ सकता है। उनकी पहली की कैलकुलेशंस में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मिस हो गया था। स्पेसक्राफ्ट के अंदर जो कूलिंग वेपर था उसका इफेक्ट कंसीडर नहीं किया गया था। इसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट अपने पाथ से थोड़ा भटक गया। तब कमांडर लोवेल ने एक और बर्न कंडक्ट किया जिससे स्पेसक्राफ्ट वापस अपने ट्रैक पर आ गया। थैंकफुली स्पेसक्राफ्ट थर्ड बर्न को भी हैंडल कर गया, जबकि लूनार मॉड्यूल सिर्फ एक बर्न हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। पूरी दुनिया सांस रोके बैठी थी। जब लोग न्यूज़ चैनल्स पे लाइव अपडेट्स देख रहे थे, सब इंतज़ार कर रहे थे एस्ट्रोनॉट्स के अर्थ पर वापस सेफली पहुंचने का। एस्ट्रोनॉट्स की फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स भी टीवी पर ये सब देख रहे थे। सबके इमोशंस एकदम हाई पर थे। सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब ये ब्रोकन स्पेसक्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, क्या ये हीट इम्पैक्ट को सरवाइव कर पाएगा? क्या एस्ट्रोनॉट्स जिंदा बच पाएंगे? इस फेज के लिए एस्ट्रोनॉट्स को कमांड मॉड्यूल में वापस आना पड़ा, क्योंकि सिर्फ कमांड मॉड्यूल ही री एंट्री के लिए डिज़ाइन किया गया था। जैसे ही कमांड मॉड्यूल अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाता है। ये नॉर्मल है क्योंकि एयर आयोनाइजेशन की वजह से रेडियो वेव्स ब्लॉक हो जाती हैं और नासा और स्पेसक्राफ्ट के बीच कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। यूजुअली ये ब्लैकआउट 2 से 3 मिनट तक रहता है। इस बार भी एक्सपेक्टेशन थी कि मैक्सिमम 3 मिनट का ही ब्लैकआउट होगा, लेकिन 3 मिनट बीत गए, किसी तरफ से कोई आंसर नहीं आया। 4 मिनट तक भी कोई सिग्नल नहीं आया। सब लोगों के मन में ये सवाल था, क्या एस्ट्रोनॉट्स बच पाएंगे? लेकिन फिर 4 मिनट 27 सेकंड बाद फाइनली कम्युनिकेशन वापस मिल गया। स्पेसक्राफ्ट से सिग्नल आया। जो लोग टीवी पे ये सब देख रहे थे उन्होंने फाइनली चैन की सांस ली। तीनों एस्ट्रोनॉट्स सरवाइव कर गए। कमांड मॉड्यूल का पैराशूट डिप्लॉय हो गया और वो स्लोली पैसिफिक ओशन में लैंड कर गया। तीनों एस्ट्रोनॉट्स सेफ एंड साउंड घर वापस लौट आए। चाहे ये मिशन टेक्निकली फेल हो गया था, लेकिन सबसे बड़ी जीत ये थी कि कभी कोई भी एस्ट्रोनॉट्स मून पर कदम ना रखने के बावजूद
जिंदा वापस लौट आया। अपोलो 13 ने हिस्ट्री के पेजेस पर अपना एक स्पेशल मार्क छोड़ दिया। ये एक हिस्टोरिक रेस्क्यू मिशन था, एस्ट्रोनॉट्स की ब्रेवरी को दिखाता है। इस मिशन पर कई बुक्स लिखी गई हैं और मूवीज भी बनी हैं। जब इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन हुई तब नासा ने कई सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट किए ताकि फ्यूचर मिशंस में ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो। अपोलो 13 के बाद अपोलो 14, अपोलो 15 और अपोलो 16-17 ये सब मिशंस सक्सेसफुल रहे। 7 दिसंबर 1972 को अपोलो 17 नासा का लास्ट मिशन था अंडर अपोलो प्रोग्राम। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स ने 3 दिन मून के सरफेस पर बिताए और ये आखिरी बार था जब इंसान मून पर गए थे। आखिर इसका रीज़न क्या था? इस सवाल का जवाब आपको मेरी अपोलो 11 वाली वीडियो में मिल जाएगा, जिसमें मैंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग के मिशन के बारे में डिटेल में बताया है। आप यहाँ क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।